नमस्कार, मैं कंवर प्रकाश आप लोगों के सबके साथ में स्वामी न्यूज़ के इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके साथ में उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग जब से कोविड-19 का जब से ये कहर आया है, तब से हम लोग आप लोगों के साथ में रोज़ किसी न किसी मुद्दे को लेकर, किसी न किसी बात को लेकर आपके साथ में उपस्थित होते रहे हैं। आज हॉट इश्यू के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है पर्यटन, जिसके ऊपर राजस्थान की जो धरा है वो सब कुछ पूरी टिकी हुई है। जैसा कि आपको मालूम है कि पधारो हमारे देश की एक नारे, एक बोल के ऊपर ही पूरा राजस्थान का टूरिज्म डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट के ऊपर बोलने के लिए बहुत छोटा शब्द है कि पर्यटन सिर्फ बहुत छोटा शब्द है, परंतु उसके पीछे जो पूरा रोजगार जुड़ा हुआ है, इसके पीछे जो एक्सपोर्ट जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर पूरी ट्रैवल एजेंसी जुड़ी हुई है, इसके ऊपर होटल व्यवसाय जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, यहाँ तक कि जितने भी कपड़े के व्यापार है, जितने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हमारे हिंदुस्तान के अंदर चल रही है, ये सब चीजों पर्यटन के ऊपर ही चल रही है। और हमारे शहर है उसके पास में यदि किशनगढ़ की बात करें तो किशनगढ़ के अंदर यदि पर्यटन नहीं होता तो जो अजमेर के अंदर हमारे आसपास किशनगढ़ के आसपास इतना बड़ा जो मार्बल का इतना बड़ा एक्सपोर्ट होता है वो कभी भी नहीं हो सकता। और पर्यटन में लोग हमारे साथ में जुड़ते आए हैं और पर्यटन के अंदर जब लोग आते हैं तभी हमारे शहर की पहचान, हमारे शहर का सब कुछ आगे बढ़ता है। ये यूट्यूब चैनल के जरिए से आज हम लोग आपके साथ में जुड़ना चाहेंगे हमारे सेवानिवृत्त सहायक निर्देशक पर्यटन विभाग के श्री रतनलाल जी तोनवाल साहब से। रतनलाल जी तोनवाल साहब, आपका स्वागत है। आपके पास में एक बहुत ही अच्छा अनुभव है, आप अभी सेवानिवृत्त हो गए हैं, परंतु यदि आपने बात करें कि यदि पर्यटन विभाग की, तो आपने जिस तरीके से अपनी सेवाएं दी, निश्चित रूप से आपने यदि राजस्थान के किसी भी कला के क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति होगा जिसको कला का प्रदर्शन करना होगा, वो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो आपसे अछूता रहा हो। आपने राजस्थान के हर क्षेत्र में, चाहे वो जैसलमेर हो, चाहे बाड़मेर हो, हर क्षेत्र से लोगों को कला की दृष्टिकोण से आगे का प्रयास किया है। रतनलाल जी साहब, आपका इस पैनल के ऊपर स्वागत है। नमस्कार। मैं आपको फिर मिलाना चाहूंगा कैलाश जी खंडेलवाल साहब से। कैलाश जी खंडेलवाल साहब सीईओ हैं ओएमजी ग्रुप के और आप अजमेर के ही निवासी रहे हैं और मेरे बचपन के मित्र रहे हैं। और आपके अजमेर से आप जब जयपुर चले गए, जयपुर शिफ्ट हो गए, परंतु जयपुर शिफ्ट होने के बावजूद भी आपने अजमेर का जो मोहब्बत है, अजमेर की जो प्यार है, उसको कभी भी नहीं छोड़ा। आपने अजमेर को छोड़कर एक ऐसी जगह पर जहां अपन बोले कि उदयपुर के अंदर आपने एक टूरिज्म के अंदर एक नई मिसाल कायम की। आपने वहां पर जाने के बाद एक ऐसा फिश का एक पूरा का पूरा एक्वेरियम बनाया। एक्वेरियम बोलने के लिए हो सकता है कि 1 फुट का हो सकता है, 2 फुट का हो सकता है, 3 फुट का हो सकता है, 4 फुट का हो सकता है, 5 फुट का हो सकता है। मैंने हजारों स्क्वायर फीट के अंदर आपका जो मछलियों का जो टूरिज्म का जो के देखा और जिस तरीके से पर्यटन आपके पास में लोग आ रहे हैं, यदि वहां पर लेक के ऊपर लोग आते हैं तो ऐसा यदि आपके यहाँ नहीं आया तो उसके पास में वहां पर उदयपुर जाना उसके लिए अधूरा सा महसूस हो रहा है। आपने उस सब चीजों के अंदर बहुत जबरदस्त काम किया है और पर्यटन की दृष्टिकोण से आप पर्यटन समिति के इस समय चेयरमैन की भूमिका भी अदा कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपका स्वागत है कैलाश जी वैसा आपका पहले। अब हमारे साथ में उपस्थित है मीनाक्षी जी टेकचंदानी। मीनाक्षी जी टेकचंदानी सेपियन टूर्स एंड ट्रेवल्स की डायरेक्टर हैं और आप ट्रैवल्स और टूर के अंदर जिस तरीके से आप भी अजमेर की रहने वाली हैं, आपने शादी करने के बाद में आप जयपुर चली गई और आपने जिस तरीके से अपना व्यवसाय को बढ़ाया, गणपति प्लाजा के अंदर आपका व्यवसाय है और आपने टूरिज्म की दृष्टिकोण से यदि आदमी बात करे तो टिकटिंग के अंदर एक बहुत बात होती है टिकटिंग को लेके, परंतु टिकटिंग हो, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे उसकी वीजा हो, चाहे उसके पास उसका टूर का प्लान हो, उन सब चीजों को यदि आप बात करें तो आपके पास में एक टेबल के ऊपर सारे के सारे सॉल्यूशन मिलते हैं। आपकी तरफ से कभी भी ना नहीं होती है। कोई भी आदमी डिमांड करता है कि मेरे को इस तरीके की फैसिलिटी चाहिए, ट्रैवल की, मनी एक्सचेंज हो, किसी भी चीज के अंदर आपकी तरफ से कभी नाम नहीं होती है। मीनाक्षी जी, आपका इस चैनल के माध्यम से आपका स्वागत है। मैं आपको मिलाना चाहूंगा अब आपको गिरधर तेजवानी साहब से। गिरधर तेजवानी साहब एक ऐसे पत्रकार जिनके पास में किसी भी तरीके की बोले तो कमी नहीं है। आप हमेशा अजमेरनामा के नाम से आप पोर्टल रन कर रहे हैं। आपने एक ऐसा ग्रंथ लिखा जिसका नाम अजमेर एट ए ग्लांस है, जिसके अंदर टूरिज्म की क्या क्या बढ़ोतरी हो सकती है, टूरिज्म को कहाँ देखा जा सकता है, टूरिज्म के अंदर क्या अजमेर के अंदर स्कोप है और टूरिज्म के अंदर पूरे राज्य भर के अंदर यदि बात करें तो आपने किस तरीके से काम है आपका इस पैनल के ऊपर, क्योंकि आप हर चीज के ऊपर बहुत बारीकी से
नजर रखते हैं। निश्चित रूप से आपका इस पैनल के ऊपर स्वागत है। मैं सबसे पहले रतनलाल जी तनवाल साहब से जानना चाहूंगा कि क्योंकि आप सेवानिवृत्त भी हैं और आपको सरकार के सिस्टम का, सरकार की काम करने की जो तरीके हैं उन सब की, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे अन्य सरकार हो, आपने सभी तरीके की सरकारों के साथ में काम किया है। आप ये बताएं कि आपको क्या ऐसा लगा कि जो कोविड-19 की वजह से जो पूरा का पूरा टूरिज्म रुक गया, उससे किस तरीके की टूरिज्म को बहुत बड़ी हानि हुई है और उसके अंदर क्या आगे मतलब दिक्कतें आ रही हैं? जैसा कि पर्यटन एक विश्व और देश का एक महत्वपूर्ण पर्यटन उद्योग है। निसंदेह कोविड-19 की वजह से पर्यटन उद्योग को अत्यंत क्षति हुई है, जिसकी निकट भविष्य में क्षतिपूर्ति लगता है असंभव है। इसके लिए सभी को मिलकर सकारात्मक सोच रखते हुए प्रयास करने होंगे और पर्यटन को पुनः अपने पथ पर लाने के लिए निसंदेह जी तोड़ प्रयास करने होंगे, जिससे कि पर्यटन वापस अपने गति पर आ सके। पर्यटन क्षेत्र एक व्यापक क्षेत्र है, इसको किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। पर्यटन कई अवयवों से मिलकर बना हुआ है। जैसे राज्य को ही लेके बात करें तो राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से यहाँ की कला ले लें, यहाँ की संस्कृति ले लें, यहाँ का खान पान ले लें, यहाँ के किले, महल, बावड़ियां ले लें, यहाँ के मंदिर ले लें, यहाँ का थार डेजर्ट ले लें, ये पर्यटन की दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पर्यटन व्यवसाय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। पर्यटन से प्रत्येक व्यक्ति उससे प्रभावित होता है। चाहे आप साइकिल रिक्शा वाला ले लें, आप चाहे चाय की थड़ी वाला ले लें, आप चाहे टैक्सी वाला ले लें, आप चाहे गाइड ले लें, आप चाहे होटल लेवल वाला ले लें, आप ट्रेवल एजेंसी वाला ले लें, सभी लोग इससे प्रभावित हैं और कोविड-19 से बहुत ही व्यापक इनको क्षति हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। निश्चित रूप से आपका जो मानना है कि जो कला का क्षेत्र हो, चाहे संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे खान पान हो, चाहे बावड़ी हो, चाहे मंदिर हो, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था आपकी का कहना बिल्कुल सही है। मैं आप जानना चाहूंगा हमारे साथ में कैलाश खंडेलवाल जी हमारे साथ में। निश्चित रूप से आप पर्यटन के अंदर आप चेयरमैन भी हैं और आपने खुद ने व्यापार करके इन सब चीजों को जिया भी है और इन सब चीजों की व्यवस्थाओं के बारे में आप समझते भी हैं। तो आप बताएं कि जो कोविड-19 की वजह से जो ठहराव आया, इस ठहराव से क्या क्या दिक्कतें आई, आपको कैसा लगता है, इस बारे में आपका क्या है, इसको पूरे बारे में बताएंगे तो निश्चित रूप से लोगों को इस बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। मुख्यतः तो इससे अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। रतनलाल जी, अपन एक मिनट आपसे इस बारे में और बात करेंगे। पहले कैलाश जी वैसा आप अपने हिसाब से क्या, एक एक करके अपन अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। कैलाश जी वैसा बताएं। धन्यवाद कमल जी। निश्चित रूप से जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा था ACBC, आफ्टर क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट, ऐसे अब ये दौर कहलाएगा आफ्टर कोविड बिफोर कोविड। व्यापारिक दृष्टि में या विश्व भर में अब ACBC की डेफिनेशन आफ्टर कोविड और बिफोर कोविड हो गई है। बिफोर कोविड हमारे व्यापार के कुछ अलग ही आयाम थे और आफ्टर कोविड व्यापार के आयाम ही बदल गए। मैं समझता हूं पर्यटन जिसमें ह्यूमन टच होना बहुत स्वाभाविक सा है, उस पोस्ट कोविड में उसकी परिकल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल है। वर्तमान माहौल में जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हिंदुस्तानी टूरिस्ट की बात करें तो गुजराती लोगों के बारे में माना जाता है कि सबसे ज्यादा घूमने फिरने में, खर्च करने में वही लोग होते हैं। परंतु वर्तमान परिस्थिति में क्या टूरिस्ट घर से बाहर निकलेगा? क्या टूरिस्ट इस बात के लिए एश्योर्ड होगा कि उसे कोविड नामक बीमारी से कोई सामना नहीं करना पड़ेगा? क्या वो इस बात के लिए आशान्वित होगा
कि जहां पर भी वो जा रहा है, जहां ठहर रहा है, जिस होटल में ठहर रहा है, जिस जगह खाना खा रहा है, वहां पर सैनिटाइजेशन का, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। चूंकि ये पर्यटन हमेशा बेसिक नेसेसिटी नहीं है। बेसिक नेसेसिटी खाना पीना, कपड़े, वस्त्र, ये है। पर्यटन नैतिक आवश्यकता नहीं है, ये आदमी अपने मनोरंजन के लिए करता है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ पर्यटन व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, और बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। और मैं समझता हूँ कम से कम दीपावली, या हो सकता है सब कुछ ठीक रहा तो 9 वर्ष तक हम पटरी पर आ पाएंगे। उससे पहले पटरी पर आ पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इत्तेफाक की बात यह भी है कि हमारे देश में विदेशी टूरिस्ट जो हमारे को फॉरेन करेंसी देते थे, वो तो अभी जब तक हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं हो जाएगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि वो हमारे देश में पधारेगा। तो ये स्थिति पर्यटन के व्यवसाय पर विपरीत पड़ी है। सबसे ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो हम हैं। और बड़े दुख के साथ क्योंकि मैं व्यापारी वर्ग प्रतिनिधित्व करता हूं, तो ये कहने में मुझे कतई संकोच नहीं है कि किसी भी सरकार के द्वारा हमारी सुध नहीं ली गई है। किसी तरह का कोई आर्थिक पैकेज, किसी तरह की कोई सहायता, किसी तरह का कोई हमें कोई सहायता देने की, सॉफ्ट लोन देने की कोई भी घोषणा नहीं की गई है। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कैलाश जी, ऐसा। और अभी आपने पिछले दिनों के अंदर काफी जो आपने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया, आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा, आपने मेरी जैसी जानकारी के अंदर आया था क्योंकि हम लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो इसमें आपको जानकारी आई थी कि आपने एक बहुत बड़ा पैनल के अंदर जोड़ के और बहुत ज्यादा लोगों को जोड़कर इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन भी किए और उसके ऊपर बहुत बड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया है आपने। उसके बारे में एक बार आप प्रकाश डालेंगे तो निश्चित रूप से लोगों को इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी। देखिए, जब ये लॉकडाउन चालू हुआ तो हमारे दिमाग में ये था, 22 तारीख को एक प्रायोगिक लॉकडाउन हुआ था, 23 तारीख से राज्य सरकार ने कर दिया, 24 से पूरे देश में हो गया। तो हमारे जो व्यापारी मंडल हैं या जो हम 40 के सदस्य हैं, उन सब में चर्चा हुई कि कैसे हम एक दूसरे को मोटिवेट करें, कैसे नए बिजनेस के बारे में बात करें, कैसे हम और नई चर्चाएं करें कि आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए, और समय समय पर सरकार को हम क्या बताएं कि हमारे को कैसे सरकार मदद करे या हम कैसे मदद काम कर रहे हैं। हमने 40 के माध्यम से रोजाना 20,000 फूड पैकेट भी वितरित किए गरीबों में। इसके अलावा परिचर्चा की कि नए बिजनेस के आयाम क्या होंगे। तो ये निकल करके आया कि टेक्नोलॉजी का अब इंटीग्रेशन व्यापार के साथ करना नितांत आवश्यक हो गया है। अब जमाना बदल गया है। हम हिंदुस्तानी जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिस रफ्तार से कर रहे थे, उस रफ्तार को कई गुना बढ़ानी पड़ेगी। और आपने देखा होगा, जिस भी व्यक्ति ने टेक्नोलॉजी के साथ अपने बिजनेस को जोड़ लिया वो सब कामयाब हो गए। वर्क फ्रॉम होम किसी जमाने में परिकल्पना थी, पर इन 3 माह में काफी लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया और मेरे ख्याल से आने वाले कई वर्षों तक वर्क फ्रॉम होम एक कल्चर बन जाएगा। अब लोग घर से ही काम करेंगे। तो इस पर जब हम लोग इस तरह के हर रोज औसतन 2 से 3 वेबिनार कर रहे थे, तो वेबिनार करते करते हमारे दिमाग में ख्याल आया कि क्या हम कितने लोगों को एक साथ जोड़ सकते हैं। तो हमने एक रिसर्च करी कि 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे था, क्या उस दिन हम एक कार्यक्रम करें जिसमें विश्व भर से लोगों को जोड़ें और एक साथ सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर एक साथ इतने ज्यादा लोगों को जोड़ें कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे नाम बन जाए। और हमने इस दिशा में प्रयास किया। हम अपने घर से नहीं निकले, सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए हमने 10 मई को एक विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिसमें हमने एक साथ मैक्सिमम नंबर चैनल्स पर, सोशल मीडिया के चैनल्स पर सब्सक्राइब करवाया, लाइक करवाया, और एक समय में एक साथ 5,07,914 लोगों ने हमारे कार्यक्रम को एक साथ देखा। और अब तक उस कार्यक्रम को 15 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। तो टेक्नोलॉजी को हमने समझा और बदलते परिवेश के साथ में लोगों को भी समझाया कि अब बदलना ही होगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही करना होगा। और जैसे आप भी कर रहे हैं, आप भी अब टेलीफोन पर डिलीवरीज दे रहे हैं, लोगों को मैसेजिंग कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना तो हर बिजनेस में जरूरी है। खासकर जब हम फूड इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो अब ह्यूमन टच नहीं चाहिए। अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो अब आदमी वही प्रेफर करेगा जहाँ ह्यूमन टच नहीं है। तो ऐसा क्या हो सकता है जिसमें ह्यूमन टच ना हो?
जैसे होटल की बात करें तो अब होटल के कंसेप्ट बदल गए, शायद से अब सेंट्रल एयर कंडीशनिंग होटल में अब नहीं होगी, अब इंडिविजुअल कमरों की एयर कंडीशनिंग होगी। तो देखिए चीजें बदल गई हैं, तो टेक्नोलॉजी का तो आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। ये बिल्कुल आपने अपनी बात को बिल्कुल सही कहा। मीनाक्षी जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। मीनाक्षी जी मेरी बड़ी बहन है और जयपुर के अंदर ट्रेवल्स का सारा व्यवसाय देखती हैं। मीनाक्षी दीदी, आप ये बताएं कि ये सारा जो अभी इस समय लॉकडाउन के दरमियान जो सारा जो लॉकडाउन लगने के बाद ऐसा ट्रैवल जो एजेंसी है, जो टूर्स एंड ट्रेवल्स की जो एजेंसी है, इसके ऊपर क्या इफेक्शन आया और क्या इन सब चीजों के ऊपर आगे की संभावना दिखती है आपको? इसका ये फर्क पड़ा हमारी ट्रैवल एजेंसियां तो वैसे भी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। आज से 35 साल पहले जब मैंने काम शुरू किया था तो मैनुअल टिकटें बनती थी, लोग लेने आते थे। आजकल तो लोग फोन पे ऑर्डर कर देते हैं, उनके पास ऑनलाइन कंप्यूटर पे टिकट मोबाइल पे कंप्यूटर पे पहुंच जाती है, वो अपने मोबाइल पर दिखाकर अंदर चेक इन कर लेते हैं। तो आजकल हमारा जो पोर्शन है टिकटिंग का, पैकेजेस का, वो इतना एडवांस है कि सब ऑनलाइन ही हो रहा है। इसीलिए ट्रैवल एजेंसी में जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है उतना किसी में भी नहीं है। अब अगर हम आते हैं कि हम पर क्या प्रभाव पड़ा, देखा जाए तो टूर्स एंड ट्रैवल्स तो बिल्कुल कंपनियां ठप हो गई हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि जब फ्लाइट्स ही नहीं चलेंगी तो हम लोग किसको बेचेंगे और किसको। होटल्स बंद हो गए, टिकटिंग बंद हो गई, लोग घूमने जाने की इच्छा नहीं रख रहे। पर मैंने एक चीज का एहसास किया है, वो ये है कि लोग 70 दिन तक अंदर बंद होके इतने बेजार हो गए हैं कि अब उन्होंने कोविड-19 से या कोरोना वायरस से डरना बंद कर दिया है। उन लोगों का ये मानना है कि जैसे ही फ्लाइटें स्टार्ट होंगी हम लोग घूमने जाएंगे और हम लोगों को पैकेजेस चाहिए। तो मैं इस उम्मीद से, इस आशा से कि शायद ऐसा हो कि लोगों की थोड़ी सी विचारधाराएं बदल जाएं कि जिंदगी बहुत थोड़ी है, कब चल दे, चलो जो जिंदगी है उसको घूम फिर के ऐश कर लें। और कुछ लोग हमारे विदेशों में 10 लाख एम्प्लॉइज राजस्थान के विदेशों में मस्कत, दुबई, रियाद, सऊदी में अटके हुए हैं, जो कि भारत में आना चाह रहे हैं। और उनको टिकटें भी इतनी महंगी मिल रही हैं कि जब हम 1 जुलाई और 10 जुलाई को पूर्ण रूप से अपनी फ्लाइटें स्टार्ट कर देंगे, वो लोग तभी आएंगे। तो मेरा मानना ये है कि ट्रैवल एजेंसियां बंद तो नहीं होंगी, कम तो नहीं होगा काम, दिन पर दिन और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ फ्लाइट जरूरी हो जाएंगी। लोग कोरोना को देखते हुए ट्रेन में सफर करने में डरेंगे। अब कोई भी बिजनेस ले लो, आप बिना ट्रैवल किए आप कहीं नहीं जा सकते हो। अब अगर आपको बिजनेस करना है बॉम्बे से या दिल्ली से, क्या पता आपका पेमेंट अटक गया, क्या आपको पर्सनली पार्टी के पास जाना है, ऑब्वियसली आप वहां जाओगे, पार्टी से कांटेक्ट करोगे, चाहे आप स्पेन जा रहे हो या यूरोप जा रहे हो या यूएसए जा रहे हो, तो बिना फ्लाइट के काम होगा नहीं। तो मैं बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखती हूँ कि हमारा काम, जैसा कि कैलाश सर ने कहा कि नवंबर से संभावनाएं हैं, उससे पहले हमारा काम उठने की बहुत कम संभावना है। दूसरा, जैसा कि सर ने बोला कि गवर्नमेंट ने हमको कोई सपोर्ट नहीं किया है, और जबकि 10% जीडीपी गवर्नमेंट की एविएशन टूरिज्म से बनती थी, और हमारे मोदी सरकार ने 1% का भी हम लोगों को सहयोग नहीं दिया। तो सारे ट्रैवल एजेंट्स और सब होटल इंडस्ट्री एंड ऑल द सब लोग बड़ी हमारी राजनीति से और हमारे मोदी सरकार से नाखुश है, क्योंकि उनके कान पे जू ही रेंग नहीं रही है। और मध्यम वर्ग, भाई स्टाफ को करना, अब आप बताइए, जनवरी फरवरी मार्च में जो टिकटें बनी थी अप्रैल मई जून की, सब कैंसिल हो गई। मैं अकेली 22 लाख का रिफंड लेने के लिए बैठी हूँ। एयरलाइन जब तक खुलेंगी नहीं, पैसा नहीं होगा, रिफंड कहां से देंगी?
एक तो 3 महीने वो काम बेकार गया, 3 महीने घर में बैठे, अब आने वाले 3 महीने यानी 9 महीने हमें घर से बैठ के खाना है। उसके बाद गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है, हमें अपने आप जीना है और गवर्नमेंट इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है कि भाई जब तक हम टूरिज्म को नहीं उठाएंगे, जब तक टूरिज्म नहीं उठेगा, एक्सपोर्ट नहीं उठेगा, हमारे लोग जो कि हमारे राजस्थान को विदेशी सैलानी जब तक इंडिया आते हैं और राजस्थान को नहीं देखते हैं तब तक उनको अच्छा नहीं लगता। राजस्थान में हिस्टोरिकल प्लेसेस के वो लोग इतने फैन है उस, तो हमारी गवर्नमेंट को इस और बहुत जरूर ध्यान देना चाहिए। पर्यटन विभाग को उठाना चाहिए, टूरिज्म डिपार्टमेंट को उठाना चाहिए, हमारे जो भी जैसे एयर इंडिया वगैरह फ्लाइट्स हैं उनको सपोर्ट देना चाहिए। और क्या बता सकती हूँ, बाकी भविष्य देखा जाए तो नवंबर के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छा हो जाने की संभावना है। गिरधर भाई साहब, क्योंकि आपने अजमेर एट ए ग्लांस के अंदर भी जो ट्रैवल्स के बाद इसके टूरिज्म पर्यटन की जो अपार संभावनाएं जो आपने अजमेर के बारे में भी बताई हैं और राजस्थान के बारे में भी बताई हैं, जो टूरिस्ट आना चाहता था राजस्थान में आना चाह रहा है, जैसा कि अभी बिना दीदी ने भी बताया है कि किस तरीके से वो सारा जो जैसलमेर जाने की बात करता हो, चाहे बीकानेर जाने की बात करता हो, चाहे उदयपुर जाने की बात करता हो, चाहे माउंट आबू जाने की बात करता हो, चाहे वो किसी भी जगह पे, यहाँ तक कि आप ये देख लीजिए कि बीसलपुर के अंदर सिर्फ पानी है, बीसलपुर का पानी का डैम को देखने जाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है, वो अजमेर के अंदर भी। और दूसरा है धार्मिक स्थल के ऊपर भी धार्मिक, जैसे कि अजमेर के अंदर दरगाह है, अजमेर के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर है, पुष्कर जैसी सरोवर है। निश्चित रूप से ऐसे पूरे राज्य भर के अंदर बहुत सारे स्कोप्स भी हैं और बहुत सारी संभावना भी है। इन सब चीजों के बारे में यदि आप अपने हिसाब से पूरा यदि जानना चाहेंगे तो एक बार एक एक करके आप रतनलाल जी भाई साहब से, कैलाश जी से और मीनाक्षी जी से इस बारे में आप चर्चा करें तो उसमें लोगों तक उसमें ज्ञानवर्धन बहुत ज्यादा होगा। शुक्रिया। स्वामी न्यूज़ के दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं और आज के हमारे पैनल में संयोग से 3 पर्यटन व्यवसाय से ही जुड़े हुए 3 अलग अलग क्षेत्रों के लोग जुड़े हुए हैं, जिनमें एक जिनका सरकारी स्तर पर पर्यटन की व्यवस्थाओं को देखने की जिनको पूरा अनुभव है वो हमारे साथ हैं, प्रैक्टिकली जो टूरिज्म के क्षेत्र में काम करने वाले हैं खंडेलवाल जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए जिनका बहुत अनुभव है। मीनाक्षी जी को तो बहुत अनुभव है टूरिज्म का सीधा, क्योंकि सीधा फ्लाइट्स की बुकिंग और वीज़ा और पासपोर्ट का काम है। तो अच्छा पैनल है। सबसे पहले तो मैं खंडेलवाल जी का शुक्रिया अदा करूंगा 2 बातों के लिए। एक तो उन्होंने जो बात कही कि ये जो अब काल है, जैसे पहले AC BC इस तरह होता था, बिफोर क्राइस्ट होता था, इसी तरह से अब आफ्टर कोरोना और बिफोर कोरोना के रूप में ये पूरी दुनिया को जाना जाएगा। बहुत अच्छी बात बताई। दूसरी उन्होंने एक जो बात बताई ह्यूमन डिस्टेंसिंग की, हमारे यहाँ आमतौर पे यूज हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग की, जो मूलतः शब्द गलत है, उसका अर्थ भी गलत है, लेकिन अब ये चल पड़ा। लेकिन आपने बिल्कुल उपयुक्त शब्द काम में लिया है, उसमें थोड़ा संशोधन मैं कर दूं। ह्यूमन डिस्टेंस की बजाय बेसिकली वो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, शरीर से टच होने नहीं होना है, ह्यूमन से नहीं, ह्यूमन से तो जुड़े रहना है, शरीर से टच नहीं होना है। तो ये 2 बातें थी। लेकिन मैं तूनवाल साहब से एक्चुअली मूल रूप से ये जानना चाहूँगा। देखिए, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, हालांकि मीनाक्षी जी का थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है और दूसरा उनका एक पर्टिकुलर फील्ड है, टूरिज्म में भी एक पर्टिकुलर फील्ड है, इसलिए उनको तो पॉसिबिलिटी लगती है, पॉजिटिव एंगल से देख रही है। लेकिन मुझे जो दिखता है, जो खंडेलवाल जी ने कहा और उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, ये चौपट हो गया है व्यवसाय, इसको समझने की जरूरत है। ये वाकई बिल्कुल चौपट हो गया है और चौपट हो गया है उसके लिए जिम्मेदार कोई नहीं है। हम किसी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा, परिस्थितियां हैं। अभी जैसे मीनाक्षी जी ने कहा मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, अरे भाई मोदी सरकार करे क्या, उसके हाथ में क्या है? वर्ल्ड लेवल पे जो WHO की जो गाइडलाइंस हैं, दुनिया भर में जो चीजें व्यवस्थाएं बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग फ्लाइट्स खुलेंगी और तब तक यदि चौपट होगा तो होगा, उसका कोई उपाय नहीं है। तो बेसिकली मैं एक तो तूनवाल साहब से ये जानना चाहूंगा कि आपका जो अनुभव है, अब सरकारी स्तर पे अब ऐसे क्या उपाय किए जा सकते हैं? क्योंकि देखो चौपट तो हो गया, लेकिन अब उसमें क्या नवाचार किया जाए, क्या नए प्रयोग किए जाए जिससे टूरिज्म जो डेवलप हो, टूरिस्ट आकर्षित हो?
तो सरकारी स्तर पर क्या प्रयास होने चाहिए, ये मेरा आपसे जानना चाहूंगा। उसके बाद में फिर मैं खंडेलवाल जी से सवाल करूँ। मेरा यह मानना है तो पर्यटन को पुनः पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार को एक व्यापक स्तर पर कार्रवाई अमल में लानी होगी और इसमें कई नवाचार का समावेश करना होगा। साथ ही साथ जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए ट्रेवल ट्रेड से संबंधित लोग हैं, उनको किसी न किसी रूप में सहायता उस समय के लिए अपेक्षित रहेगी। और मेरा यह मानना है कि खंडेलवाल जी ने जैसे कहा, आगामी 6 माह के बाद ही ये पर्यटन व्यवसाय अपनी पटरी पर पूर्ण रूप से तो नहीं आ पाएगा, लेकिन हाँ, फिर भी वो अपने पटरी पर आने प्रारंभ कर देगा। तो राज्य सरकार को देश में और प्रदेश में लोगों को भ्रमण के लिए आमंत्रित करने के लिए निसंदेह एक नई सोच के साथ आगे आना होगा और आगंतुकों को ये भरोसा दिलाना होगा कि वो आए राज्य में या देश में तो उन्हें पूर्ण सुरक्षा, इसके साथ साथ स्वास्थ्य की उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं और ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी जिससे कि लोग आना प्रारंभ कर सकें। ये तो ठीक है, कोरोना की वजह से अभी जो स्थितियां बनी है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, राजस्थान बहुत ऐतिहासिक राज्य है और यहाँ वाकई जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे महल हैं, बावड़ियाँ हैं, कुएं हैं, बड़े ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल हैं, मंदिर हैं, बहुत से हैं। लेकिन एक तो यह है कि जितना टूरिज्म के क्षेत्र में काम होना चाहिए था, जितना अपेक्षित था, जितना कि राजस्थान में विकास की संभावनाएं थी, एक तो उस पर काम नहीं हुआ। मेरा ऐसा मानना है, जितना होना चाहिए था उतना तो नहीं हुआ। दूसरी बात ये मैं जानना चाहता हूँ, जो एक सैंपल है, जो मेरी जानकारी के हिसाब से जो टूरिज्म डिपार्टमेंट अपने जो होटल्स चला रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। यहाँ तक कि कोरोना से पहले ही मेरी जानकारी में था कि वो खराब हो चुकी है। तो ये एक दृश्य नहीं है, हमको दिखाता कि हमारा टूरिज्म जो फेल होता जा रहा है। आप सही कह रहे हैं तेजवानी साहब। कोविड-19 से पहले ही पर्यटन या आरटीसी जो होटल व्यवसाय था वो पूर्णतः धरातल पे आ चुका था। नहीं, वजह क्या थी, उसकी कारण क्या था? वजह कोई एक तात्कालिक नहीं है, ये काफी लंबे समय से कुछ जो भी कमियां रही है उसका परिणाम है कि वो आरटीडीसी के होटल्स बिल्कुल धरातल पे आ चुके हैं। बिल्कुल सही। अजमेर के संदर्भ में भी बात करेंगे। खंडेलवाल जी, मैं ये समझना चाहता हूँ, ये बात पक्का है कि टूरिज्म को उठने में बहुत टाइम लगेगा, पटरी पे आएगा, नो डाउट, ऐसा मतलब हम बिल्कुल निराशावादी भी नहीं हो सकते, लेकिन धरातल पे हमें रख के सोचना पड़ेगा। आपको लगता नहीं है कि टूरिज्म व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं और उनको अभी जो 2-2.5 महीने का लॉकडाउन में जो नुकसान हुआ, उसके अलावा आने वाले टाइम में जो अभी पटरी पे आने में समय लगेगा, ऐसी स्थिति में आपको लगता नहीं कि कुछ नए प्रयोग करने होंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि टूरिज्म से जुड़े हुए लोगों को शिफ्ट होना पड़े दूसरे किसी व्यवसाय में? ऐसी स्थितियां नहीं बनती दिखती आपको? जी, आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? जी हाँ, बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, एक्चुअल में क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा कि टूरिस्ट हमारे यहाँ पर क्या देखने आता था। बेसिकली हमारे यहाँ देखता था, वो हमारी एक हिस्ट्री थी, हेरिटेज था। हेरिटेज देखने हमारे आता था। हमारे यहाँ की बावड़ी, हवेली, महल, किले, अगर उदयपुर रीजन की बात करूं तो हमारे यहाँ पर लेक, पैलेसेस, गार्डन, जिसको हम एलपीजी कहते हैं। जैसलमेर गए तो सैंड ड्यून, ये सब चीज देखता है टूरिस्ट। अब मुद्दा यह है कि आज की तारीख में मैं अजमेर की बात करूं या उदयपुर की बात करूं या जयपुर की बात करूं, तो सिटी पैलेस, आमेर महल शाम को 7 बजे 6 बजे बंद हो जाता है। अब टूरिस्ट मान लीजिए 15,000 मेरे पास में आए, और अब आपने जो कहा फिजिकल डिस्टेंसिंग भी मुझे मेंटेन करनी है, तो मैं 15,000 लोगों को कैटर नहीं कर सकता। तो मुझे कहीं ना कहीं अपने टूरिज्म के जो आवर्स हैं उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। अगर मेरा आमेर महल सुबह 10 बजे खुलता था तो उसको सवेरे 7 बजे खोलना पड़ेगा। अगर मेरा आमेर महल शाम को 6 बजे बंद होता था, उसको रात को 10 बजे तक खोलना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से अगर हमारे 6 घंटे एक्सटेंड हो जाएंगे तो नंबर ऑफ लोग, पीपुल्स को हम फैसिलिटेट कर पाएंगे। एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट बात कर रहा हूँ मैं, कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ।
हमको कहीं ना कहीं इस पर चिंतन करना चाहिए, क्या बेटर किया जा सकता है उस पर बात करनी चाहिए। या जिस तरह से मान लीजिए मैं अब बात बची ये तो हुई एक्सटेंडेड आवर्स की, या जैसे हमारे प्रदेश में, मतलब हमारे प्रदेश में नहीं, मोटा मोटी हमारे देश में ही नाइट टूरिज्म नाम का कुछ चीज है ही नहीं, एक्सेप्ट गोवा। गोवा में नाइट टूरिज्म है, उसके अलावा कहीं नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं नाइट टूरिज्म की बात भी करनी चाहिए। आज की तारीख में विदेश हम जाते हैं तो वहां पर टूरिज्म ही रात को 8 बजे चालू होता है और सुबह 4 बजे तक टूरिज्म है। मेरे यहाँ पे टूरिज्म शाम को 6 बजे, मैं अगर बारादरी जाना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता बारादरी का, पर अगर उदयपुर का सिटी पैलेस जाना चाहता हूँ तो 5 बजे लास्ट टिकट मिलता है उसका मुझे। तो ये क्या है, क्यों नहीं सिटी पैलेस रात को 11 बजे तक खुल सकता है? भाई अब हमको समय के अनुसार बदलना पड़ेगा, हमको टूरिस्ट को फैसिलिटेट करना पड़ेगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग भी करनी है, हमको टारगेट भी अचीव करना है, हमको लोग फैसिलिटेट भी करना है। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच बदलनी पड़ेगी, मतलब काम वही सोच नहीं, हमारा थीम होना चाहिए, काम वही कर रहे हैं, नई सोच के साथ कर रहे हैं। दूसरी बात वही, अब जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा है तो आज की तारीख में आप ग्रीस के मॉन्यूमेंट्स, एफिल टावर, कई मॉन्यूमेंट्स को आप वर्चुअल टूर कर सकते हैं। वर्चुअली आज की तारीख में हेड माउंटेड डिस्प्ले आता है जिस पर आप लगाइए और वर्चुअली टूर कर रहे हैं, और जब मैं उसको देखता हूं तो मैं उसको सब्सक्राइब करता हूं और उसके पैसे देता हूं। यही पहल हमको, मैं भारत सरकार की तो बात नहीं कर सकता, राजस्थान सरकार को अपने मॉन्यूमेंट्स में ये पहल करनी चाहिए, ये करनी पड़ेगी। तीसरी बात है, हमको जो भी टूरिस्ट आ रहा है, आज भी मैं बताता हूं, मुझे अजमेर की भी जानकारी है और शहरों की भी जानकारी है, जो टूरिस्ट बेचारा लॉकडाउन में फंस गया, बेचारे को उसमें बहुत तकलीफ आई, 45 दिन तक वो बेचारा बहुत तकलीफ आई। उसमें जो फीडबैक लेके गया हमारे प्रदेश के बारे में या हमारे बारे में, वो बहुत नेगेटिव गया। तो हमको उसके मन में से भय निकालना पड़ेगा कि कल को कोई आपदा आ जाए तो सरकार आपके साथ खड़ी है, ऐसी आपदा की स्थिति में हम आपके साथ खड़े हैं, हमारी मेडिकल टीम तैयार है। कोई आपदा वापस से आ जाए तो हम उसमें आपको फैसिलिटेट करेंगे, हम आपको हेल्प आउट करेंगे। चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि अब तक जो हम समझते हैं राजस्थान में, अब तक हम सिर्फ हवेली, किले, महल या हमारे जो पुरखों ने जो बनाया है उसी को दिखा दिखा के टूरिज्म कमा रहे हैं। नया हमने कुछ नहीं क्रिएट किया। हमको सीखना पड़ेगा दुबई से, हमको सीखना पड़ेगा सिंगापुर से, हमको सीखना पड़ेगा स्विट्जरलैंड से। उनके पास कुछ हेरिटेज नहीं है, फिर भी वो विश्व के नंबर 1 बैंकॉक से विश्व के नंबर 1 डेस्टिनेशन है। तो कहीं ना कहीं उनसे सीखना पड़ेगा, उनकी अच्छाइयों को यहाँ लाना पड़ेगा, बुराइयां नहीं लानी हमें, उनकी अच्छाइयों को। हर टूरिज्म में कुछ अच्छाई भी होती है, कुछ बुराई होती है, उनकी अच्छाइयों को देखना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा और उनको यहाँ पर ला करके क्रियान्वित करना पड़ेगा। अब चूंकि क्रियान्वयन इस कोरोना काल में एंटरप्रेन्योर के लिए बड़ा मुश्किल काम है। मैं अगर एंटरप्रेन्योर हूं और मुझे बोला जाए कि आज आप, जैसे मैंने उदयपुर में 12 साल पहले रोपवे लगाई थी, तो मैं एंटरप्रेन्योर था, रोपवे को लोग समझते नहीं थे। मैं जब लगा रहा था रोपवे तो 100 में से 99 लोग बोलते थे यहाँ पर रोपवे नहीं चलेगी, बट आई वॉज एन एंटरप्रेन्योर। आज की तारीख में टच वुड, उदयपुर की रोपवे उदयपुर आने वाले हर पर्यटन के लिए पहली पसंद है। सेम एक्वेरियम भी, क्या एक्वेरियम में लोग पैसे देंगे, क्या एक्वेरियम में लोग देखेंगे? टचवुड एक्वेरियम भी यही है। तो आउट ऑफ बॉक्स एंटरप्रेन्योर सोचना जानता है, करना चाहता है, पर सरकार को कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करना पड़ेगा। मैं बात सब्सिडी नहीं कर रहा हूँ, सब्सिडी नहीं दे सरकार, पर इंसेंटिवाइज करे हमें। हमारी जो अनुमतियां हैं, हमारे को सरकार से जो अनुमतियां लेनी होती है, रिलैक्सेशन मिले। जैसे मैंने कोई अप्लाई किया कन्वर्जन के लिए या मैंने सरकार के पास मेरी फाइल है, तो समयबद्ध तरीके से मुझे उसकी अनुमति मिले। राजस्थान का व्यापारी जुझारू है, राजस्थान का व्यापारी काम करना जानता है, राजस्थान का व्यापारी सबसे ज्यादा निर्भीक है। पूरे विश्व में राजस्थान के व्यापारी की यही पहचान है। बहुत अच्छे ढंग से आपने सब्जेक्ट पे बहुत ही अच्छी व्याख्या की है और आपने लगभग सारे एंगल्स को उसमें छूने की कोशिश की है। असल में मेरी जिज्ञासा थी थोड़ी, आपका अपना एक स्तर है, लेकिन आपके स्तर के बाद में कुछ नीचे सेकंड लेवल का स्तर है, फिर थर्ड लेवल का स्तर है। मुझे लगता है जो बिल्कुल निचले लेवल के स्तर के जो लोग हैं उनके लिए तो आजीविका की समस्या उत्पन्न हो गई होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। देखिए, अगर निचले स्तर पर, सबसे नीचे स्तर पर बात करें तो हम मानते हैं जो ऑटो रिक्शा, टैक्सी वाले या जो जिनको हम गाइड्स कहते हैं, या मान लीजिए जो छोटे होटल वाले हैं, निश्चित रूप से उनको समस्या आई है। परंतु अगर गाड़ी का, अगर जैसे अपन मान लीजिए मोटरसाइकिल चलाते हैं और मोटरसाइकिल का एक पहिया चलता है, या कार चलाते हैं उसके 2 पहिए चलते हैं और 2 पहिए उसको धकेलते हैं,
तो अगर ये बड़ी इकाइयां चलेगी तो निश्चित रूप से नीचे वालों को हम साथ दे जाएंगे। हमने अभी भी उदयपुर में जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग थे उनको कोरोना काल में मदद की, और हम निश्चित रूप से हम हारे नहीं है, राजस्थान का व्यापारी हारा नहीं है, सिर्फ हम सही समय का इंतजार कर रहे हैं। और बल्कि दिस इज टाइम टू रीबाउंस, मतलब एक होता है बाउंस, ये टाइम है बाउंस बैक करने का। हमको चिंतन किया है हमने और हम बाउंस बैक करना चाहते हैं। सिर्फ सरकार हम पे विश्वास करे, सरकार हमको फैसिलिटेट करे, हम बाउंस बैक करना चाहते हैं। पर्यटन में नई चीजें, नए, बल्कि लोग, कई ट्रेडिशनल बिजनेस बंद हो रहे हैं तो लोग सोच रहे हैं कि पर्यटन में क्या करें। जैसे अभी कमल प्रकाश जी ने कहा कि बीसलपुर की जो छटा है, मैं बीसलपुर में काम कर रहा हूँ, कमल प्रकाश जी, मैंने प्रोजेक्ट वहां पर लगाया है, और बीसलपुर की जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो अपने आप में देखने योग्य है। अब मैं सरकार से डिमांड कर रहा हूँ कि वाटर स्पोर्ट्स अगर मुझे करना हो तो मैं क्यों गोवा जाऊं, क्यों बॉम्बे जाऊं? क्या बीसलपुर में वाटर स्पोर्ट नहीं हो सकता है? क्या आपके आना सागर में वाटर स्पोर्ट नहीं हो सकता है ना? तो पर्यटन की संभावना है। आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ बॉक्स फैसिलिटेट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सरकारी स्तर पर भी प्रयास होंगे, निजी इन्वेस्टर भी आने को तैयार है, घबराना नहीं है। मैं मेरे साथियों को भी कहना चाहता हूँ, जो मेरे से नीचे जुड़े हुए उनको भी, और जो मेरे साथी हैं होटल इंडस्ट्री वाले पर्टिकुलरली, क्योंकि उनको घबराहट है, उनकी बुकिंग कैंसिल हुई है, उनके रिफंड आए हैं, जैसे दीदी ने बताया हमारे पास रिफंड आया, सबके पास रिफंड आया है। इवन हमारे राजस्थान का बहुत बड़ा बिजनेस था कॉन्फ्रेंसेस का, इवेंट्स का, वो बहुत बुरी तरह एडवर्सली इफेक्ट हुआ है। हमारे यहाँ पर बड़ी शादियां होती थी, 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ की जो शादियां होती थी, डेस्टिनेशन मैरिज जिसको कहते थे, पुष्कर में होती थी। ये बिजनेस एडवर्सली इफेक्ट हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर हमको कहीं ना कहीं आउट ऑफ बॉक्स सोच करके इसका निराकरण करना पड़ेगा। कमल प्रकाश जी, क्योंकि खंडेलवाल जी आपके बचपन के मित्र हैं, तो जैसा आप हरदम पॉजिटिव सोचते हैं वैसा इनका भी मेरे को एक नजरिया ये लगा कि बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। और आपकी बड़ी बहन जो, उन्होंने तो शुरुआत में ही अपने पहले वक्तव्य में ही पॉजिटिव बातें कही थी। मैं जानता हूं कि मीनाक्षी जी का एक पर्टिकुलर फील्ड में जो एक्सपर्टाइज है और उसकी बहुत बारीकियों को समझती हैं, लेकिन आप उस जगह पे बैठ के क्या सोचती हैं? मतलब टूरिज्म के लिए ऐसे क्या उपाय किए जाने चाहिए जिनसे टूरिस्ट आके ठहरे? जो मैं एक ज्यादा जो चीज ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ खंडेलवाल जी, वो ये कि आपने कहा ना रात्रिकालीन टूरिज्म, मैं तो कहता हूँ ठहराव भी नहीं है। राजस्थान के कई शहरों में ठहराव, टूरिस्ट आता तो है, जैसे मैं अजमेर की बात करूं, अजमेर में दरगाह जियारत करने आता है, पुष्कर तीर्थ यात्रा कर लेता है, लेकिन एक दिन में उसका काम पूरा हो जाता है। उसके बाद देखने के लिए ऐसी कोई विशेष जगह नहीं होती। नतीजा क्या होता है, वो आगे चला जाता है, जोधपुर चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा, नाइट का ठहराव नहीं है। तो मैं मीनाक्षी जी के एंगल से समझना चाहता हूं कि उनके दिमाग में क्या है, क्या उपाय किए जाने चाहिए ताकि ये देखो स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। मैं मानता हूं टिकटिंग भी प्रॉपर हो जाएगी, पासपोर्ट प्रॉपर तरीके से बनने लग जाएंगे, नो डाउट 6 महीने बाद होंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अल्टीमेटली उसको डेवलप करने के लिए आप किस एंगल से सोचती हैं, क्या करना चाहिए मीनाक्षी जी? मीनाक्षी जी, हाँ, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो जैसे आमेर में नाइट, उन लोगों ने, जैसे इन्होंने बोला, नाइट शिफ्ट स्टार्ट की है। नाइट टूरिज्म आमेर में ट्रायल के लिए रात को 2 बजे तक रखा गया है। 10 बजे से लेके रात को 2 बजे तक नाइट में आप वहां पे लाइट वगैरह का इंतजाम है। एक स्पेशल डबल पैसे देके हम लोग नाइट में टूरिज्म को भेजते थे और उन्होंने बहुत एंजॉय किया। मगर जब हम वहां पे गए अपने टूरिस्ट को लेके, तो हमने वहां के स्टाफ का क्या रवैया पाया, क्या है आप लोग रात को लेके टूरिज्म को आ जाते हो, आप जल्दी जल्दी दिखाइए, जल्दी जल्दी दिखाइए। क्या है, वो एक सरकारी कर्मचारी है, उसको लगता है जल्दी से जाएं, जल्दी से हम बंद करें। तो जो ये रवैया विदेशी लोग देखते हैं ना, उनको ये सब समझ में आ रहा है कि हम हिंदी में क्या बात कर रहे हैं। मैं एक बार एक ग्रुप को लेके, यूएसए के 20 जनों को लेकर रात को आमेर गई थी। मैंने सोचा मैं भी देखती हूँ और इनको भी दिखाती हूँ। मैंने जब वहां के स्टाफ का रवैया देखा, पर मुझे एक हैरत थी कि हमारी गवर्नमेंट का ये एक पहला जो भी रास्ता है कि उन्होंने हमारे आमेर को नाइट के लिए स्टार्ट किया, वो बहुत अच्छा काम किया है। पर वहां के स्टाफ को कि हमारे विदेशी सैलानियों के साथ में, जो विदेशी आते हैं उनके साथ एक ऐसा व्यवहार करें कि वो हमारे भारत के प्रति कुछ एक अच्छी उम्मीद और अच्छा सोच कर जाए। हमारे यहाँ पे लपके टाइप लोग आ जाते हैं जो उनको हैरस करते हैं,
या आप कहना चाहिए कि जो थोड़े से गुंडे टाइप लोग आ जाते हैं, मतलब एक विदेशियों को इनको सेव करने के लिए हमारे राजस्थान कह लो या हमारी गवर्नमेंट के पास एक स्कीम होनी चाहिए कि किसी ने विदेशी को तंग किया तो उसके ऊपर ये पनिशमेंट है। तो कुछ इंडियंस का डर के मारे आधे लोग तो ऐसे ही आएंगे ही नहीं। मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है कि विदेशियों को ठगा जाता है, विदेशियों के साथ रेप किया जाता है, या विदेशियों को रिक्शा वाले या बुरा व्यवहार करते हैं। वो हमारे लिए, भारत के लिए क्या सोचते हुए जाएंगे, ये मुझे सही नहीं लगता। दूसरी बात, हमारे यहाँ के जो रोड है, जैसे मानो मैं जयपुर से जोधपुर की कोई फ्लाइट नहीं है, मैं जयपुर से जोधपुर के लिए कार में भेजती हूँ तो पता चलता है रास्ते बहुत खराब हो रहे हैं। मैडम, जयपुर से जोधपुर जाने में 6 घंटे लग रहे हैं या 5 घंटे लग रहे हैं, तो गवर्नमेंट को ये रास्ते सही करने चाहिए। जैसे कि जयपुर अजमेर का कितना स्मूथ रोड हो गया है, उदयपुर का कितना अच्छा हो गया, पर आपने देखा होगा जोधपुर का कितना खराब है। फिर जोधपुर से जैसलमेर गाड़ी में नहीं भेज सकते, बहुत 6 घंटे लग जाते हैं। तो जयपुर से जैसलमेर की फ्लाइट स्टार्ट हुई है अभी, वो गवर्नमेंट हमेशा उसको परमिशन देगी, जयपुर जैसलमेर की फ्लाइट होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा विदेशी पुष्कर जाना चाहते हैं, जैसलमेर जाना चाहते हैं, जोधपुर और उदयपुर और जयपुर। हम एक पैकेज बनाते हैं 7-8 दिन का, उसमें सबसे पहले लोगों को अजमेर घुमाते हुए पुष्कर स्टे कराते हैं, उसके बाद जोधपुर 1 दिन स्टे कराते हैं, उसके बाद जो 2 दिन जैसलमेर कराते हैं, 2 दिन उदयपुर कराते हैं, फिर उदयपुर से दिल्ली की फ्लाइट दे देते हैं। क्योंकि ये जो हमारे जो रास्ते हैं ना कार के थ्रू जाने के, ये बहुत अच्छे हो जाने चाहिए। एक तो ये, दूसरा जैसा कि सर ने बोला अभी कि नाइट में जरूर करना चाहिए, क्योंकि वाकई विदेशी लोग जो हैं वो रात को थोड़ा रेस्ट करके आराम से 2-4 घंटे कोई पैलेस देखा है आराम, क्योंकि बाजार तो खुला नहीं होता है, कम से कम पैलेसेस खुले होंगे तो वो शांति से पैलेसेस देख लेंगे। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, मतलब हमारी गवर्नमेंट को, मतलब हमारे टूरिज्म को करने के लिए। और अब जबकि कोरोना हो गया है तो होटलों पे बहुत इंतजाम सख्ती से करना कि वो लोग सफाई करें, विदेशी हमारे लिए बुरी धारणा लेके भारत में नहीं आए। देखिए, मैं क्योंकि हमारा भारत बहुत सस्ता है, मैं विदेशियों के जब पैकेज बनाती हूँ तो उनका बड़ा सरप्राइज होता है, अरे इतने सस्ते में आप राजस्थान घुमा रहे हो। तो मैं आपको यकीनन कह रही हूँ कि हम लोग महंगे नहीं हैं, थोड़ा सा पैसा बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर सफाई का इंतजाम, सड़कों की सुरक्षा, ये सब कुछ होना बहुत जरूरी है। ये निश्चित रूप से मीनाक्षी जी ने जो बात कही है निश्चित रूप से बहुत ही अपने की, परंतु मैं उससे पहले कैलाश जी की बात, 2-3 चीजों के ऊपर मैं कैलाश जी आपसे बात करना चाहूंगा। जिस तरह आपने बोला कि हवेली दिखाकर राजस्थान के अंदर जिस तरीके से व्यापार कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से बात है। दुबई से जो एक आप ट्रेनिंग लेने की बात कर रहे हैं, सिंगापुर से ट्रेनिंग लेने की बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि पिछली सरकार के अंदर मैं भी हेरिटेज अथॉरिटी के अंदर मैं मेंबर था, और औकार सिंह जी लखावत साहब के चेयरमैनशिप के अंदर मेरे को मेंबरशिप में काम करने का मौका मिला। और मैंने पिछली बार देखा कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर, अजमेर के अंदर जैसे धारसेन स्मारक बना हुआ है, पृथ्वीराज का स्मारक बना हुआ है, परंतु उनको कहीं भी एजेंडे के अंदर पर्यटन डिपार्टमेंट जोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। डिपार्टमेंट सरकार बना तो देती है, परंतु उन सब चीजों को उसके अंदर जोड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकती है। पिछली सरकार के अंदर 44 पैनोरमा पूरे राज्य भर के अंदर बने, जिसमें आप देख लीजिए पन्नाधाय का जो स्मारक बना हुआ है, जो पन्नाधाय का जो स्मारक बना, वो जिस जगह पे बना, आमेर के अंदर जो उनका जो पन्नाधाय का जो जन्म स्थल है, उस जगह के ऊपर बना। कितना शानदार पर्यटन स्थल बना भाई साहब, यदि वो आदमी यदि देख लेना तो मैं आदमी अपने जीवन में परिकल्पना नहीं कर सकता कि इतनी बढ़िया हाइट के ऊपर बहुत ऊंची पहाड़ी के अंदर यदि वहां पे यदि पर्यटक चला जाए तो पर्यटक देखने का भाई साहब सुबह से लेकर रात तक उतरने की उसकी मन से इच्छा नहीं हो। कालीबाई का स्मारक बनाया भाई साहब डूंगरपुर के अंदर, जब जाके डूंगरपुर में स्मारक बनाया तो स्मारक देखने के अंदर आदमी डूंगरपुर की जो जगह के ऊपर बहुत है, एक छोटे विलेज के अंदर इतना शानदार, मतलब जो कालीबाई का जो विलेज है, ओरिजिनल विलेज के अंदर स्मारक को बनाया, चाहे वो अलवर में बनाया, भरतपुर। रामदेवरा जी के बारे में कहते हैं, रामदेवरा जी के अंदर इतने जबरदस्त वहां पे लोग जाते हैं, परंतु रामदेवरा जी के अंदर दर्शन करके, मंदिर के दर्शन करने के बाद वापस लौट के आ जाता था तुरंत। परंतु वहां पे जो स्मारक बना
और जो वहां पे स्मारक में उनके बचपन से लेके उनके सारे चमत्कारों तक की जो सारी बातों को डिस्प्ले करने का जो काम करने का मौका मुझे मिला, और औकान सिंह जी लखाओ साहब के लिए उनका धन्यवाद दूंगा कि उनको डिस्प्ले का सारा काम मेरे जिम्मे छोड़ रखा था। और उस समय जो हमारे साथ में टीकम जी बोरा थे, हमारे साथ में जो अधिकारी सीईओ थे, वो भी कहते थे कमल जी जो आप कर रहे हो बिल्कुल निश्चित रूप से आपके साथ में आपकी सोच और विजन की वजह से हम लोगों को काम करने का मौका मिलता है। चाहे करणी माता का मंदिर हो, चाहे तेजाजी का स्मारक हो, स्मारक जब पूरे राज्य भर के अंदर जब बने, धूलपुर में भी बना, जोधपुर में भी बन रहे, मतलब मैं आपको तो इतने स्मारक बने राज्य भर में, परंतु जैसे सरकारें आती हैं, जैसा कैलाश जी वैद्य का कहना था कि आदमी, और आपने भी इस चीज के ऊपर इंगित करके बहुत अच्छी चीज बोली कि ठहराव के लिए लोगों को ठहराया नहीं जाता है। यदि आदमी अजमेर के अंदर आता है, यदि मैं कहता हूँ तारागढ़ के स्मारक के अंदर, आपने अजमेर की बात करें तो तारागढ़ के अंदर जैसे स्मारक के अंदर यदि ले जाया जाता है, आदमी को क्या करा जाता है, सिर्फ दरगाह लाया जाता है, दरगाह ले जाने के बाद उसको कहीं नहीं घुमाया जाता है, या तो दौलत बाग ले जाया जाता है या बाराबड़ी ले जाया जाता है। अजमेर में सोना का मंदिर है, जाने के लिए उसको सोने के मंदिर जा सकता है। अजमेर जाने के लिए वो आदमी जाना चाहे तो नारेली का इतना शानदार मंदिर बना हुआ है, साईं बाबा मंदिर का इतना बढ़िया शानदार तरीके का मंदिर बना हुआ है। स्मारक की दृष्टिकोण से और भी तरीके के कई सारे स्मारक बने हुए हैं, पृथ्वीराज स्मारक है, दार्शनिक स्मारक है, जलकारी बाई का स्मारक है। मैं कहता हूँ जो विदेशों में हम लोग जो देख के आते हैं, कैलाश जी वैसा बिल्कुल सही है, वहां पे गार्डन ही होते हैं, उन गार्डनों के अंदर उसकी खूबसूरती, उसका प्रेजेंटेशन ही सिर्फ मेंटेनिंग के ऊपर होता है कि वहां की जो मेंटेनिंग है, वहां की लाइट है। यहाँ के अजमेर के म्यूजियम के अंदर बहुत अच्छा प्लानिंग करी कि उसके अंदर लाइटिंग का प्रोग्राम बना के चालू करने का प्रयास किया, उसको रिपेयरिंग करके उसको देने का प्रयास किया, उसके अंदर पृथ्वीराज की कुछ डिस्प्ले करने के लिए कोशिश करी। निश्चित रूप से जब कोशिश की जाएगी तो टूरिस्ट रुकने की व्यवस्था रहेगी। और जो ठहराव नहीं है जो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि गवर्नमेंट के दो डिपार्टमेंटों के अंदर आपस में लाइजनिंग नहीं है। एक डिपार्टमेंट कोई काम करता है, दूसरा डिपार्टमेंट उसको आगे बढ़ने के लिए, वर्किंग के लिए रोक देता है, और रुकने की वजह से जो लॉसेज होते हैं वो लॉसेज सारे बिजनेस को होते हैं। कौन व्यापारी नहीं चाहेगा, कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा कि यदि मैं एक जगह जाके ठहरता हूं तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा यहाँ रहने का मौका मिले। यदि मैं ज्यादा से ज्यादा रहूंगा तो मेरा जाने का आने का खर्चा बचेगा, परंतु उसको लगता है यार अब तो हो गया यार, चलो यार अब अगले शहर में चलते हैं यार। तो उस वजह से आदमी को बोरियत महसूस होती है, आदमी को बोरियत महसूस होती है, जब टूरिस्ट की तरफ आने की व्यवस्था होती है कोई व्यवस्था हो नहीं पाती है। ये बहुत ही निश्चित रूप से बहुत अहम बात है जो उनने बात कही। मीनाक्षी जी ने इन सब चीजों को के ऊपर बोला कि भाई आदमी को डर, नाइट, उनने नाइट के लिए, वर्किंग के लिए बात बोला, परंतु नाइट के लिए बताया कि खुद यहाँ पे डरते हैं लोग, रात के समय आदमी को डरता है यार कि कहीं मेरे को कहीं लूट नहीं ले, मेरे साथ किसी तरीके से कहीं अभद्र व्यवहार नहीं हो जाए, उन सब चीजों को लेके भी डर अपनी है। यहाँ तक कि जो सरकार ने भी कोरोना के अंदर तो 9 बजे तक का टाइम ही समय तय कर दिया, कारण उसका यही है कि उसमें डर है कि रात के समय कहीं ऐसा लूट फसौत नहीं बढ़ जाए, किसी तरीके से परेशानी नहीं बढ़ जाए। यदि इस तरीके की रहेगी तो निश्चित रूप से टूरिज्म डिपार्टमेंट तो, जो पर्यटन का जो डिपार्टमेंट है या पर्यटन से संबंधित जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके अंदर आगे के भविष्य को लेके एक संशय ऑटोमेटिकली पैदा होने का डर रहता है। और मैं अब, क्योंकि अब समय भी अब अपने पास में सारी सब स्थितियों के अंदर है, गिरधर जी आप यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछें, तो मैं एक एक करके जो मैसेजिंग है वो सब जनों से मैसेजिंग भी ले लें, और निश्चित रूप से जो यदि क्या और हो सकता है इन फ्यूचर में, क्या पॉसिबिलिटीज हैं इन फ्यूचर में, इसको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या ऐसे पॉइंट हो जिनकी वजह से हम लोग आगे बढ़े, इसके बारे में यदि निश्चित रूप से बताएंगे तो बहुत ही अच्छा है। हमारे साथ तोनवाल जी हैं, क्योंकि उनको पूरी सरकारी व्यवस्था की पूरी जानकारी है, तो मैं समझता हूँ उनका जो अनुभव है तो उसका लाभ अभी जो वर्तमान में काम कर रहे हैं इस विभाग में उनको मिलना चाहिए। तो आप अपने अनुभव से बताइए कि क्या क्या किया जाए, मतलब जैसे यदि आपको अजमेर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो, जैसे तो यहाँ जिस तरह का टूरिज्म है उसमें क्या संभावनाएं बनती हैं, कैसे टूरिज्म को ज्यादा आकर्षित किया जा सकता है, ऐसे और बड़े शहरों की यदि आपको जानकारी हो तो क्या ग्राउंड लेवल पे सरकारी स्तर पे क्या प्रयास होने चाहिए? अब तो आप स्वतंत्र रूप से कह भी सकते हैं। तेजवानी साहब, जैसा कि निश्चित रूप से सरकारी स्तर पे बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, और बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत ही कार्य करने की आवश्यकता है। अजमेर को ही लेके बात करें तो अजमेर पर्यटन जो मान के चलते हैं वो एक धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु ख्वाजा साहब की दरगाह और पुष्कर के लिए आते हैं, तो दोनों ही स्थलों पे बहुत ही सुधार की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
क्योंकि यह अजमेर का तो कम से कम टूरिज्म जो है वो दरगाह और पुष्कर पे जुड़ा हुआ है। हालांकि यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस बहुत ज्यादा हैं, जैसा कमल प्रकाश जी ने अभी आप पूरी एक लिस्ट भी बताई थी कि अजमेर में कौन कौन से स्थान है जिनको डेवलप किया जा सकता है। जैसे रोपवे की बात अपन ने खंडेलवाल जी ने बताई, इस तरह रोपवे पुष्कर में बना। अजमेर में तारागढ़ से एक रोपवे बन सकता है। तो अजमेर में इस तरह की संभावनाएं बहुत अधिक हैं, लेकिन उनमें काम करने की जरूरत है। कमल प्रकाश जी आपको पता होगा, अपन ने जब ये अजमेर अटैक लांस बनाई थी तो अपन ने एक परिकल्पना की थी कि इस आना सागर को जो है उसको यदि लिंक रोड से उधर पुष्कर रोड जोड़ दिया जाए तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा आगे चल के टूरिज्म का सेंटर बन सकता है। और ये चौपाटी जो नई बनी है वो भी उसी दिशा में एक प्रयास है, लेकिन लोकायन के भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। उसके अलावा विशेष रूप से तारागढ़ में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। असल में तारागढ़ वो स्थान कितना महत्वपूर्ण है प्रश्न वो नहीं है। प्रश्न ये नहीं कि भाई ये ख्वाजा साहब की दरगाह बड़ी है, इसकी मान्यता ज्यादा है या उसकी कम है, वो सवाल नहीं है। वो जो स्थल है ना अपने आप में वो इतना ऐतिहासिक है, और उसका जो वहां से आदमी ऊपर से अजमेर शहर जो दिखता है, मतलब जो वहां गया है ना उसी को पता है कि क्या आनंद है। तो वो तारागढ़ को तो बहुत ही काम होना चाहिए। मैं कहता हूँ तारागढ़ अपने आप में एक बहुत बड़ा टूरिज्म प्लेस बन सकता है। और दूसरा, मीनाक्षी जी ने जो बताई कि भाई पर्यटकों छवि ठीक नहीं ले आते हैं, लेकिन हमारे पुष्कर में तो पर्यटक उल्टा परेशान करते हैं आए दिन हंगामा करते हैं और लोगों को तक करते हैं, पुलिस वाले उनको बड़ी मुश्किल से पर सबसे ज्यादा विदेशी सैलानी पुष्कर में रहना पसंद करते हैं। मतलब कोई भी विदेशी जब तक पुष्कर में नहीं रहेगा उसको लगेगा राजस्थान आए ही नहीं। उसको पुष्कर में छूट मिल जाती है ना, आप समझे नहीं, पुष्कर में उसको वो छूट मिल जाती है जो कि खुलेआम करते हैं फिर वो हरकतें, इस तरह की नशा वगैरह दूसरी हरकतें करते हैं फिर वो। पुष्कर की बड़ी समस्या है ये। नहीं, नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। हर क्लाइंट ऐसा नहीं होता है जो उस दृष्टि से सोचता है। बाकी मेरी एक राय है, अभी मैं हर महीने हमारे यहाँ पे एक रोड शो होता है। रोड शो का मतलब क्या होता है, एक होटल का एक बड़ा सा हॉल ले लिया जाता है, उसमें जैसे कि बाली के लोग आए, बाली में जैसे 10 सिटीज है, 10 सिटीज के 10 लोग आके बैठ जाते हैं और हर जना अपनी सिटी की एक एक चीज को डिफाइन करता है कि मेरी सिटी में ये चीज घूमने की है। उसी तरह हमारे राजस्थान के टूरिज्म को भी एक रोड शो करना चाहिए। उसमें अजमेर में कितनी जगह है, एक अजमेर के आदमी को एक स्टॉल लगानी चाहिए कि अजमेर में 25 जगह हैं घूमने की, ये घूमने आओ। उदयपुर का जना उदयपुर की बताएगा, जैसलमेर का जैसलमेर की बताएगा, जयपुर का जयपुर। अभी मतलब जितनी भी सिटीज हैं हमारे राजस्थान की, सबका एक एक आदमी एक एक स्टॉल लगाए और अपनी एक एक चीज को, एक एक पर्यटन स्थल को एक्सप्लेन करे। और सारे ट्रैवल एजेंसीज को जो कि हम इनबाउंड टूर करते हैं, हमें एक्सप्लेन करें कि अजमेर में ये घूमने की जगह है, आप इनके अलावा ये ले जा सकते हो, इनके अलावा ये। मैं महीने में 6 रोड शो अटेंड करती हूँ, कभी टर्की की, कभी उसकी बाली की, कभी सिंगापुर की, कभी थाईलैंड की, कभी मॉरिशस की, कभी बाली की, कभी श्रीलंका की। पर मैंने कभी भारत का रोड शो कभी भी अटेंड नहीं किया, या कभी राजस्थान का नहीं किया, क्योंकि वो करते ही नहीं है, टूरिज्म को प्रमोट ही नहीं करते हैं। ये एक बहुत अच्छा साधन है कि आप अपन को रोड शो करना चाहिए राजस्थान के लोगों को, और उसमें हमें हर स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्सप्लेन करना चाहिए हमारे ये जगह हैं, और हमारा जो टूरिज्म का जो गाइड होते हैं उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि आप यहाँ पर भी लाइए, यहाँ पर रहने का बंदोबस्त है, खाने का बंदोबस्त है, आप अगर टूरिस्ट को लाओगे तो ये सुविधाएं हैं। ऑब्वियसली अगर जब मुझे पता ही नहीं है कि तारागढ़ है तो कोई कैसे लाएगा। बिल्कुल सही। खंडेलवाल जी, आप तो मेरे हिसाब से रोड शो होना बहुत जरूरी है। जी जी। खंडेलवाल जी, मैं जुड़ी हूँ, बात मेरी नहीं है, बात सबकी है, जो ट्रैवल एजेंट है, जो गाइड है, जो लोगों को घुमाने ले जाते हैं। खंडेलवाल जी, आप अजमेर से सर ने उदयपुर में
हाँ, तो आपका अजमेर से बड़ा वास्ता रहा, और दूसरा, अब तक की बातचीत से लगता है कि आपकी दिमाग की खिड़कियां सारी खुली हुई हैं, और आपके इसीलिए हवा आपके अंदर ताजा आती है, और इसीलिए आप पॉजिटिव सोचते हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा अजमेर पे थोड़ा सा, हमारे साथ क्या दर्शक अजमेर के काफी जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा अजमेर में क्या संभावनाएं बनती हैं, क्या काम होना चाहिए? गिरधर जी, आपने मेरे मन की बात छीन ली। मेरे कालजे में, मेरे कलेजे में आज भी अजमेर बसता है। तो देखिए, दो तीन चीजें समझनी पड़ेगी। ज्योग्राफिकली, भौगोलिक रूप से अजमेर पूरे राजस्थान का सेंटर है, बिल्कुल सेंटर है। अब बात बची, शायद मैं अजमेर का हूं, मेरा जन्म अजमेर का है, हम सभी लोग अजमेर के हैं, परंतु हमने भी अजमेर को ठीक ढंग से एक्सप्लोर नहीं किया। अजमेर का अपना इतिहास है। अगर अजमेर को देखें तो आपको शायद पता होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पहले जिनको लाइसेंस दिया गया था बादशाह अकबर द्वारा, वो अकबर के किले में ही दिया गया था। तो अजमेर का अपना इतिहास है, भले ही वो बुरा है या अच्छा है। अजमेर अगर देखा जाए तो सर्वधर्म, करीबन सभी धर्मों का एक सारे धर्मों के लोग यहाँ बिल्कुल। अगर हिंदू की बात करें तो हमारे पास पुष्कर है, मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो हमारे पास में दरगाह है। महर्षि दयानंद सरस्वती का निर्वाण स्थान भी अजमेर ही है। बिल्कुल। आप बात करें जैन समाज की नारियल तीर्थ अजमेर में ही है। पारसी धर्म के लोगों के स्थान अजमेर में भी है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब, और सबसे बड़ी इतिहास की बात करें कमल जी, यू वोंट बिलीव, महात्मा गांधी अपने पूरे जीवन काल में 2 बार राजस्थान आए थे, और दोनों बार अजमेर आए थे। ये शायद किसी को नहीं पता, और हम महात्मा गांधी का 150वां वर्ष मना रहे हैं। तो अजमेर को तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब, जैसे मैं उदयपुर में काम करता हूं, और उदयपुर को कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स, अजमेर कैन बी सिटी ऑफ म्यूजियम्स, मल्टीपल म्यूजियम्स। हमारे पास तो इतिहास है भाई, हम इसको पोर्ट्रेट करें सिटी ऑफ म्यूजियम्स। हम अपने अजमेर को अगर इन सब चीजों को करें कि भाई हमारे पास, यू वोंट बिलीव, तारागढ़, जहां पर अपन ने पृथ्वीराज स्मारक का वो बनाया, स्मारक बनाया है। पृथ्वीराज चौहान की जो खाक थी, वो अफगानिस्तान से वह व्यक्ति लेकर के आया जिसने फूलन देवी की हत्या की थी। अगर हम उनसे संपर्क करें और उस खाक को यहाँ पे डिस्प्ले करें तो ये प्रतिष्ठा की बात है भाई। पृथ्वीराज चौहान की स्मारक पर अगर उनकी खाक रखी जाए, जिस पर अफगानिस्तान पर अच्छा व्यवहार नहीं होता था, तो अजमेर कैन बी सिटी ऑफ म्यूजियम्स। अजमेर में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हम, जैसे अभी मैंने सुना था अजमेर में एक रेलवे के म्यूजियम बना रहा है, तो हम प्लान कर सकते हैं। हम, क्योंकि मैंने बोला मेरे लिए अजमेर हमेशा दिल में बसता है, तो अजमेर में हम अजमेर में कुछ कर सकते हैं। अब बात बची मैडम की कि मीनाक्षी ने कहा कि मंथली ये रोड शोज होते हैं, तो हाँ, हमें अपने आप को मार्केट करना पड़ेगा। आप शायद से तुनवा साहब बैठे हैं, 6 साल पहले तक हम लोग पूरे विश्व, पूरे देश भर में 1 नंबर पे आते थे। पिछले 6 साल से पर्यटन की दृष्टि से हम नंबर 4 पे पहुंच गए हैं, क्योंकि हमने अपने आप को मार्केटिंग नहीं की। हमसे ज्यादा मार्केटिंग करी गोवा ने, हमसे ज्यादा मार्केटिंग करी गुजरात ने, जिसमें अमिताभ जी बोलते हैं कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। हमारे पास में भी कच्छ है। अगर आप सांभर झील को देखेंगे, और अगर आप कमल प्रकाश जी अगर कच्छ गए हो, तो कच्छ में और सांभर में कोई बुराई, मतलब समानता है, बहुत बड़ी समानता है। सिर्फ उसको ठीक ढंग से मार्केट करने की जरूरत है, जैसे प्रमोट करने की जरूरत है। तो आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ बॉक्स करना पड़ेगा। अब जैसे आपने कहा कि हमको मीटिंग करनी है, हमको रोड शो करने हैं। अगर रोड शो संभव नहीं है तो हम वर्चुअली मीटिंग करें, वर्चुअली मार्केटिंग करें, डिजिटली मार्केटिंग करें। और इस सब में सबसे ज्यादा जरूरी है पर्यटन विभाग, क्योंकि राजस्थान में जितना भी पर्यटक आता है वो एक कैलेंडर देख के आता है। तो पर्यटन विभाग को इन अपने कैलेंडर्स में इन एक्टिविटी को प्रोमिनेंटली हाईलाइट करना पड़ेगा। पुष्कर फेयर इसलिए नहीं आता है कि पुष्कर में एक्टिविटी है, पुष्कर में इसलिए आता है कि पुष्कर फेयर एक राजस्थान सरकार के कैलेंडर पर है। इसको समाप्त मैं यूं कर दूं, जो मीनाक्षी जी ने कहा उस बात को मैं ऐसे कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार हर वर्ष, इस वर्ष नहीं मनाया, हर वर्ष राजस्थान दिवस मनाती है। ये राजस्थान दिवस सिर्फ 3 दिवस का ही नहीं हो, 7 दिन का हो, और हम अपने पूरे राजस्थान को ठीक ढंग से मार्केट करें, और ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को उस राजस्थान दिवस के दौरान यहाँ बुलाएं, दिखाएं, और उनको बताएं कि हम क्या है। राजस्थान में पोटेंशियल है, अजमेर में पोटेंशियल है, और अजमेर में तो मैं सपना देखता हूँ कि अजमेर सिटी ऑफ म्यूजियम्स कहलाए। जहां तक जो सहयोग बनेगा मैं उसके लिए करने के लिए तैयार हूँ। आपने नया शब्द जो है याद किया, अजमेर वासियों के लिए एक नया शब्द है,
अब इस पे काम होना चाहिए, लेकिन अपने आप में आपने एक नई दृष्टि तो दी ही है। कौन प्रकाश जी, मैं समझता हूँ हमारा कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है। सही है, क्योंकि तुनवाल साहब को जोड़ने की मैं कोशिश कर रहा था कि तुनवाल साहब वापस जुड़ जाएं, और तुनवाल साहब का शायद हो सकता है कि इंटरनेट की थोड़ी व्यवस्था उनके बात में समाप्त हो गई। यदि और कोई, क्योंकि निश्चित रूप से कैलाश जी, वैसा आपने अपनी पूरी बात रख ली है, मीनाक्षी जी ने भी अपनी बात जो भी पूरी रखनी थी निश्चित रूप से पूरी रख ली है। निश्चित रूप से जो पर्यटन है इसके ऊपर भी हमको शायद ऐसा आज, क्योंकि मेरी 2 दिन पहले कैलाश जी से बात हुई थी, तो कैलाश जी ने बोला था कि यार कंवल जी, वैसा मेरे को मतलब निश्चित रूप से जो कैलाश जी के साथ में मेरा बचपन का संबंध रहा है, और बचपन से चाहे हमने लियो क्लब रहा हो, चाहे हमने लॉयंस क्लब रहा हो, आपके साथ में हमने सारी सब चीजों को देखा है। और जब आपका इनोवेशन आपके और आपके मित्र विक्की ने जब वहां पे जाके उदयपुर में आपने जो पूरा एक शो किया, तो मेरे को भी लगा कि अजमेर के अंदर भी आपकी एक रिक्वायरमेंट है, और अजमेर के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए। और मेरे को बहुत खुशी हुई, मैं तो खुद देख के मैं तो खुद हैरान भी हुआ कि यदि इस तरीके का, यदि अजमेर का दिल बसने वाला व्यक्ति उदयपुर जाके बस सकता है, तो निश्चित रूप से अजमेर में भी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। और आपने वो चीजों के तरफ से खुद ने कह भी दिया कि मैं आगे भी अजमेर के अंदर यदि कोई इस तरीके की मेरा कोई कंट्रीब्यूशन होगा अजमेर में उन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए, मेरी कोई भी योगदान होगा, निश्चित रूप से आपका योगदान हम छोड़ेंगे नहीं। ये मान लेना कि देर हो सकती है परंतु अंधेर नहीं हो सकती है। आपको इस सब की, ये कोरोना का जो महाकाल है, काल कार्य है, जो समय थोड़ा सा एक स्पीड धीरे जरूर हो गई है, और ये बात बिल्कुल सही है। 2 चीजों में, एक मेरे मित्र ने बहुत अच्छी चीज बोली थी, विजय जी हैं मेरे मित्र, उन्होंने कहा था कि अभी रेलवे के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर एक गाड़ी रुकी हुई है, लाल बत्ती की वजह से रुकी हुई है, और अब ये रेलवे से ये गाड़ी अब स्टार्ट हो गई है। 3 दिन पहले बात हुई थी कि अब ये गाड़ी स्पीड हुई है, यानी वो छुप छुप गाड़ी जब चलती है तो पहले धीरे धीरे चलती है, फिर उसके बाद वो स्पीड जरूर पकड़ेगी। स्पीड 100% पकड़ेगी, इसमें कोई दोहराया भी नहीं है, क्योंकि हम पॉजिटिव सोचने वाले लोग हैं। और अजमेर को हमेशा कई बार ढहा है, और कई बार गिरधर तेजवानी जी हमेशा कहते भी हैं कि अजमेर कई बार ढहा और कई बार उठ के वापस खड़ा हो गया। निश्चित रूप से अजमेर तो वापस खड़ा होने वाला है, और देश के अंदर ऐसी अजमेर की, हिंदुस्तान की जो मिट्टी है, कई राजा कई महाराजा देखे हम लोगों ने, अंग्रेजों का राज भी देखा हमने, मुगलों का राज भी देखा, उन लोगों की गुलामियां भी हमने सब चीजों की सहन करी है, उन गुलामियों में भी हम लोग नहीं रहे, और उसके बाद भी हम लोग खड़े हुए, कई सारे बंटवारे हुए, हम जैसे लोगों को सिंध छोड़ के वापस अपनी धरती को के ऊपर वापस आना पड़ा, और सिंध को, अपनी मातृभूमि को हमारे पूर्वजों ने छोड़ा। निश्चित रूप से हम लोग वापस खड़े हो गए, और ये तो कोई तूफान नहीं था, ये तो कुछ भी जो है, कल हम डॉक्टर से बात करें, निकालना होगा, और निश्चित रूप से अब हमारे को घर से निकलना होगा, और हम घर से निकलेंगे तो निश्चित रहना कि हमारी मंजिल हमारा ऊपर इंतजार कर रही है, हम मंजिलों के अंदर वापस ऊपर बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप इस सब कार्यक्रम के अंदर उपस्थित हुए। फिर अपन कई नई चर्चा के साथ में आपको फिर आपके साथ में जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंद।